हेलो गाइज, नमस्कार। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 8 में जो पाठ्य पुस्तक है संसाधन और विकास, उसके अध्याय खनिज और संसाधन पर चर्चा करते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा है, हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा इनमें की जाती है। इसलिए इन जो पाठों का जो सार है और इसकी पाठ की चर्चा हमें इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूर करनी चाहिए। पाठ है खनिज और शक्ति संसाधन। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। इस चित्र में कोयले की खदान में ट्रक को भरा जा रहा है। खनिज क्या है? किरी वो सुकांत से पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानाबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इन अवयवों को पृथक रूप से देखते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों के कई पदार्थ भी मिले हुए हैं जिन्हें खनिज कहते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। खनिज किसे कहते हैं? खनिज है वो क्या होता है कि हमारे प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होने वाले पदार्थ है का निश्चित क्या होता है, रासायनिक संगठन होता है, उसे खनिज कहा जाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है कि इनका जो वितरण है वो असमान है। अलग अलग खनिज अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे किसी मानवीय हस्तक्षेप प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी जो पेंसिल है इसमें ग्रेफाइट जो है वो एक खनिज है। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस चित्र में दिखाया गया है खनिज के दो प्रकार, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लौह और अलोह। ये खनिजों का वर्गीकरण। धात्विक खनिजों में धातु है वो कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं। धातुएं क्या है? कठोर है, जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालक करती हैं और इनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह ऐसक जो है वो बॉक्साइट, मैंगनीज ऐसक, इनके कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल हैं। क्या आप जानते हैं सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। सेल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है ऐसक कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 ऐसक खनिज हैं वो समझे जाते हैं। धात्विक जो खनिज हैं
वो लोहे और एलोय हो सकते हैं। हमने ऊपर चर्चा की है कि खनिजों को दो भागों में डिवाइड किया, धातु और अधातु, और धातु को लोहे और एलोह में। लोहे जो खनिज होते हैं जिनमें जैसे लोह एसक, मैंगनीज और क्रोमाइड में लोहा होता है, इसलिए इन्हें लोह एसक की श्रेणी में रखा जाता है। एलोय खनिज हैं, इन खनिजों में जो लोहा नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, एलोह है, किंतु कुछ अन्य धातु या सोना, चांदी, तांबा या सीसा भी हो सकती है। अधात्विक खनिज, खनिजों में इन ये जो खनिज होते हैं इनमें धातुएं नहीं होती है, यानी धातु नहीं होती है, जिनमें है चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिजों की श्रेणी में रखे जाते हैं। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, यानी इनको निकाला जाता है। खनिजों को प्रवेदन, आखनन के द्वारा खनन करके इनको प्राप्त किया जाता है। खनिजों का जो निष्कर्षण है वो किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है? खनन के द्वारा, प्रवेदन के द्वारा और आखनन के द्वारा। खनन दो प्रकार से किया जाता है, विवृत खनन और कूपकी खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे खनन कहते हैं। खनिजों जो खनिज हैं जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर यानी ऊपरी स्तर को ही हटा करके जब खनिजों को निकाला जाता है उसे विवृत खनन कहा जाता है। गहन वेधन करके और जब के खनिजों को प्राप्त किया जाता है उन्हें कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहा जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। ये चित्र 3.4 में दिखाया गया है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। खनिजों का वितरण, खनिजों का जो वितरण हमने पढ़ा असमान होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि कुछ है वो अवसादी शैलों में भी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज हैं वो आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। यानी धात्विक खनिज है वो मुख्य रूप से आग्नेय और कायांतरित जो शैलें होती हैं उनमें ही पाया जाता है। उत्तरी स्वीडन में लोह एसक, ओक्टेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के अच्छे उदाहरण हैं। मैदानों और नवीनवलित पर्वतों के अवसादी शैलों के समूह में अधात्विक जो खनिज हैं जिनमें चूना पत्थर वो पाए जाते हैं। फ्रांस के कोकेसस प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। इस मानचित्र में बताया गया है कि लोहा, तांबा और बॉक्साइट है वो किस प्रकार से और किस किस जगह पर हमारे विश्व में पाया जाता है। इस मानचित्र में हम लोहा, तांबा और बॉक्साइट के वितरण को जानेंगे। तो ये जो नीचे सिंबल दिए गए हैं लोहे का, तांबे का और बॉक्साइट का, इन सिंबल को हमें इस मानचित्र में देखना है कि किस किस महाद्वीप में लोहा, तांबा और बॉक्साइट पाया जाता है। तो सबसे पहले लोहा के सिंबल, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर लोहा और यहाँ पर बॉक्साइट का जो सिंबल बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर लोहा और बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप की हम चर्चा करेंगे तो एशिया महाद्वीप में हमें ये लोहा, बॉक्साइट, इधर लोहा, बॉक्साइट, यहाँ पर भी लोहा और बॉक्साइट, और इस क्षेत्र में लोहा और ये बॉक्साइट, और यहाँ पर भी लोहा और बॉक्साइट, और यहाँ भी बॉक्साइट, यानी
लोहा और बॉक्साइट एशिया महाद्वीप में ज़्यादा पाया जाता है। फिर यहाँ पर यूरोप महाद्वीप की चर्चा करेंगे तो यूरोप महाद्वीप में भी ये लोहे का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये बॉक्साइट और लोहे का क्षेत्र, और फिर यहाँ पर तांबा भी पाया जाता है। इसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में हमें मुख्य रूप से तांबे का जो क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है, और तांबे के साथ साथ तांबा मुख्य रूप से पाया जा रहा है। तांबे के साथ साथ यहाँ पर बॉक्साइट और लोहा दोनों खनिज हैं वो भी देखे जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की चर्चा करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में ये तांबा क्षेत्र है, फिर यहाँ पर लोहा क्षेत्र के बाद में ये भी लोहा क्षेत्र, और ये तांबा क्षेत्र, ये लोहा और तांबा क्षेत्र है। तो यानी कहने का मतलब है कि उत्तरी महाद्वीप में लोहा और तांबा मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं। और यहीं दक्षिण अमेरिका की चर्चा करेंगे तो दक्षिण अमेरिका में भी यहाँ पर बॉक्साइट और तांबा और लोहा तीनों खनिज हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप में चीन और भारत के पास विशाल लौह अक्षय निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादन क्षेत्रों में से हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल और जस्ता तथा तांबे का भी निक्षेप किया जाता है। यूरोप में जो विश्व में जो लौह अयस्क में अग्रणी स्थान रखता है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देशों में से हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी खनिज यहाँ पर नहीं पाया जाता है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है। आओ कुछ करके सीखें। विश्व की रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन शील्ड, एल्पेशियन पर्वत और ग्रेट लेक और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित कीजिए। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, एल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा खनन कनाडियन। इस मानचित्र के द्वारा हम विश्व में कोयला और खनिज तेल के वितरण को समझेंगे। तो यहाँ पर पहले दक्षिण अमेरिका की बात कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में है वो खनिज तेल है वो इन क्षेत्रों में, और यहाँ फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोयला, और फिर यहाँ पर कोयला और खनिज तेलों का वितरण है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ कोयले का ही खनन यानी कोयले की खदानें पाई जाती हैं। अफ्रीका की चर्चा करेंगे तो अफ्रीका में मुख्य रूप से खनिज तेल, जो इसका उत्तरी भाग है वहाँ पर खनिज तेल, और मध्य भाग में यहाँ पर कोयला और खनिज तेल, और दक्षिण भाग में मुख्य रूप से कोयला, और ये इसका खनिज तेल का क्षेत्र है। एशिया महाद्वीप में हम देखेंगे तो खनिजों का वितरण बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमें कोयला जो क्षेत्र है वो और खनिज तेल के जो क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। यूरोप महाद्वीप का जो क्षेत्र है, इस यूरोप महाद्वीप के क्षेत्र में हमें कोयला, खनिज तेल मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका में भी यहाँ ये जो क्षेत्र है ये कोयला, और ये जो क्षेत्र है वो खनिज तेल के। तो इस मानचित्र के माध्यम से हमने देखा कि विश्व में किस प्रकार से जो कोयला और खनिज तेलों का जो वितरण है वो असमान है। किन महाद्वीपों में कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है तो कहीं पर खनिज तेल है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। शील्ड प्रदेश में कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल खनिज भंडार हैं।
दक्षिणी अमेरिका की चर्चा करते हैं। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। चिली और पेरू तांबे के लिए अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस और हीरे के विशाल निक्षेप भंडार हैं। खनिज तेल वेनेजुएला में, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से जो खनिज है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों के में बहुत धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के जो सोने का एक बड़ा भाग है वो उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें प्राचीन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के पश्चात की हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का महाद्वीप है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकल के अग्रणी उत्पादन में है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े खनिज भंडार हैं। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान के कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल की भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। आओ करके देख सीखें किन्हीं 5 खनिजों के नाम लिखो जिनका उपयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों से जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग है सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उपयोग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग है ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के जो बर्तन हैं बनाने में किया जाता है। खनिजों का संरक्षण खनिज है अनवीकरणीय संसाधनों में आता है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना बहुत ही जरूरी है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से हमें खनिजों का है वो उपयोग करना चाहिए कि खनिजों का कम से कम उपयोग करें, उनका पुनर्चक्रण करें। पुनर्चक्रण करेंगे तो जो खनिज है वो हमारे पुनः उपयोग में आ सकेंगे। शक्ति संसाधन सुन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सुन्नी को जगाने से पहले उसे विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई में तेजी से पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गैजेट जो सभी जो है वो बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता की मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन
से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। चित्र में विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड का ये चित्र दिखाया गया है। शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में बांटा जाता है। परंपरागत स्रोत देखो कौन से होते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन है, ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, इसका उपयोग है वो पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक जो ऊर्जा है वो ईंधन से प्राप्त होती है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेलों के क्या लाभ हैं? आसानी से परिवहनीय, टैंकर के द्वारा इनको किया जा सकता है। पेट्रो रासायनिक उद्योग का आज जो ये आधार है, इनसे हानि तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्लीय वर्षा, नए ईंधन में अन्वेषण आसानी नहीं, ये इसकी हानियां हैं। प्राकृतिक गैस है, इसके लाभ आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन के द्वारा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहनीय किया जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है, तेल से सस्ती ये प्राकृतिक गैस है वो होती है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोतों में ईंधन और कोयला। ईंधन के क्या लाभ हैं? सुप्राप्य है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी हानि है, संग्रहण में अधिक समय लग जाता है। ईंधन का जो संग्रहण करते हैं तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। प्रदूषण फैलाता है, हरित गृह प्रभाव में ये वृद्धि करता है। निर्वनीकरण है। कोयले का लाभ विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। इसकी हानि प्रदूषण का एक स्रोत है, परिवहन के लिए ये बहुत भारी है। ये कोयले की हानियाँ है। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की यहाँ पर चर्चा हुई है। जल विद्युत में प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देती है, सस्ती है। इसकी हानि स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है, यानी जल विद्युत के जो संयंत्र लगाए जाते हैं वहाँ पर जो स्थानीय जो समुदाय बसा हुआ है उसको उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर विस्थापन करने की समस्या आती है। निम्न क्षेत्रों में जल पलावन, यानी जो वार्ड वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा अधिकता होती है वहाँ पर जल विद्युत के संयंत्र लगाए जाते हैं। तो जो निचले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जल पलावन, बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। स्थापित करने में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। उत्तर पूर्वी भारत में ईंधन ले जाती एक महिला। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में से हैं। इन खनिजों के जो भंडार है वो सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने की कगार पर हैं। कोयला, यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों और लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। जो कोयले से प्राप्त होती है विद्युत उसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल पृथ्वी की परतों में दबने से बना है, इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में झरिया, धनबाद और बोकारो जो झारखंड के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कोयला पाया जाता है। शब्द उत्पत्ति, पेट्रोलियम शब्द है, लैटिन शब्द पेट्रो का अर्थ होता है सेल, ओलिसियन अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है वो सेल तेल होता है। पेट्रोलियम, पेट्रोल
जिससे आपकी जो कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। ये सेल की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन है वो अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जहाँ पर अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम इससे बने उत्पादों को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम है और इससे बने हुए जो उत्पाद हैं उनको क्या कहा जाता है? काला सोना, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम मुख्य रूप से उत्पादक जो देश हैं वो ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक जो देश हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो डेल्टा हैं वो पेट्रोलियम तेल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अपरिष्कृत जो पेट्रोलियम है वो इस प्रकार का होता है, इस चित्र में ये बताया गया है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादकों में से हैं। जैसलमेर जो भारत का जो क्षेत्र है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के जो कुछ क्षेत्र हैं उनमें ये प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। विश्व में बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग में तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैली प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी से टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान है ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे CNG कहा जाता है, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करती है। जल विद्युत। इस चित्र में सलल जल विद्युत परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है, इसका चित्र दिखाया गया। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल और नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित जो टरबाइन है उसके ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है इसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत के मुख्य जल विद्युत केंद्र हैं वो भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादक जो देश था वो नॉर्वे था। इसमें जल विद्युत किस प्रकार से तैयार की जाती है, किस प्रकार से बनाई जाती है, इसका इस चित्र में बताया गया है कि किस प्रकार से जल है वो बांध के रूप में ये बांध बना हुआ और इसके ऊपर से जल गिरता है। जल गिरता जो ये टरबाइन होता है यह घूमता है और घूमने से जो विद्युत है वो विद्युत का इन जनरेटर के माध्यम से विद्युत का निर्माण होता है। और टरबाइन जब घूमता है तो ये जो जल जो निकल रहा है ये कृषि उपयोग में किया जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा और गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है
के उपयोग की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस हवाई अड्डा है वो स्कॉटलैंड में है। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण पवन ऊर्जा के लाभ और इसकी हानियाँ। पवन ऊर्जा के लाभ हैं, ये प्रदूषण मुक्त है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है। सुरक्षित और साफ है पवन ऊर्जा। इसकी हानियाँ हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में ये व्यवधान डालता है। पक्षियों के लिए भी हानिकारक है। सौर ऊर्जा के लाभ असमाप्य है, प्रदूषण मुक्त है। इसकी हानियाँ हैं, खर्चीला स्रोत में विसरित होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। ज्वारीय ऊर्जा के लाभ है, प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है। इसकी जो हानियाँ हैं, वन्य जीव आवास को नष्ट होना और दोहन में कठिन है। ज्वारीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इसमें जो परमाणु ऊर्जा है, इसके लाभ और इसकी जो हानियाँ। परमाणु ऊर्जा के लाभ, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन। हानि, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है और खर्चीला है। बायोमास के लाभ, कम लागत है, उपयोग में आसान है। जैव व्यर्थ का उपयोग और बायो जो गैस है उसका उत्पादन। इसकी हानियाँ, हरित गृह प्रभाव का एक कारण बनती है बायोगैस। भूतापीय ऊर्जा के लाभ, स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध। हानि, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन बहुत खर्चीला है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की यहाँ पर चर्चा की गई है। कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल तैयार किया गया है। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूहन से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित है। पवन फार्म है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। क्रियाकलाप, सौर कुकर, कार की एक पुरानी ट्यूब लें, इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्यूमिनियम के नालीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और इसे ट्यूब के भीतर हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न अंदर आ सकती है और न ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की जो किरणें हैं वो ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती हैं और यह बाहर नहीं निकल पाती है। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इनमें जो रखा चावल है कुछ समय में पक जाता है। ये गतिविधि यहाँ पर बताई गई है, इसको हम अपने घर पर कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल भंडार हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल
के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र हैं वो तमिलनाडु के कल्पकम, महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के जो स्रोत हैं, ये इस मानचित्र में बताया गया है कि किस प्रकार से जो परमाणु ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाता है। परमाणु ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, ये विखंडन द्वारा जो परमाणु जो और नाभिकीय रिएक्टर हैं, और ये गर्म जल है, गर्म जल के माध्यम से ये भाप बंद इधर से निकलती है और ये टरबाइन घूमता है और विद्युत का उत्पादन होता है। रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका हैं। ये भूतापीय ऊर्जा के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के जो संयंत्र वो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख के पुंगा घाटी में स्थित है। मणिकर्ण में भूतापीय जो ऊर्जा है उसका चित्रांकन किया गया है, चित्र दिखाया गया है। भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाया जा रहा है। किस प्रकार से भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ये भूमि की जो गर्मी है वो पाइप के माध्यम से ये कुआं खोदकर, और ये जो जल है और ये टरबाइन बना हुआ है और ये जनरेटर, और इस जनरेटर के माध्यम से भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा का विदोहन समुद्र के किनारे सकरे जो मुहाने हैं उन पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। निम्न ज्वार का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में, इस जो मानचित्र है जिसमें निम्न जो ज्वार बैठाता है उससे जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और उच्च जो ज्वार है उससे किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ये इस चित्र में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है वो फ्रांस में बनाया गया था। समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय जो भंडार क्षेत्र वो पाए जाते हैं। बायोमास, जैविक अपशिष्ट और मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोमास कहा जाता है। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही उत्पादन, ऊर्जा का एक उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। ये बायोमास, किस प्रकार से बायोमास से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर खाद, उर्वरक और जो कर्दम है वो डाले जाते हैं, और कर्दम वगैरह डाल करके और ये टैंक बना करके और यहाँ से ऊष्मा है वो प्राप्त की जाती है। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की चर्चा की जाती है, इस प्रकार के जो चैप्टर हैं वो आपको लगातार मिलते रहें।